इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई राजा माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लोहान जी, बादली से पूर्व विधायक श्री नरेश शर्मा जी, किसान नेता धर्मपाल चौथ जी, हल्का के प्रधान भाई अनिल कंवर जी, पूर्व में रहे सरपंच रामफड़ मलिक जी, पूर्व में रहे सरपंच ओम प्रकाश जी, सुरेश मलिक जी, बलवान मलिक जी, सूरजभान मलिक जी, राममेल मलिक जी, बलवंत मलिक जी, बलवान सिंह गार जी, कृष्ण मलिक जी, सोनू मलिक जी, रामनिवास वाल्मीकि जी, रामफड़ वाल्मीकि जी, प्रदीप मलिक जी, गुरुदेव मलिक जी, काला मलिक जी, बलजिंदर मलिक जी, जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, अन्य मेरे साथ मंच पर बैठे हुए पार्टी के जिला के प्रदेश के हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग पुराना गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, मेरे से पहले माजरा साहब ने आपके सामने सारी बातें रखी। 10 वर्ष हो गए इस देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। 10 वर्षों में किस किस्म के हालात रहे, हम किन किन परिस्थितियों से जूझते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से वायदे हमारे सामने किए, सत्ता में आने के बाद वायदे पूरे करने की बजाय लोगों के सामने परेशानियां खड़ी करी। अब भारतीय जनता पार्टी एक नया नारा लेकर के आई है। आजकल आप सुबह जब अखबार देखते हो तो अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर आपको फोटो मिलेगा मोदी जी का लगा हुआ। टेलीविजन खोलोगे खबर सुनने के लिए तब भी मोदी जी दिखाई देंगे, टेलीविजन में भी और आपके टेलीफोन पे भी। उस फोटो पे जो मैंने परसों देखा अखबार में, उस पे लिखा हुआ था कि मोदी की गारंटी पे वोट दो। लिखा था मोदी जी की गारंटी और नीचे लिखा था विकसित भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये नहीं लिखा हुआ था उसमें कि 10 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश में कौन से अच्छे काम किए। ये भी नहीं लिखा था कि हमने 10 वर्षों में भारत को कितना विकसित देश बनाने का काम किया। और साथ ही ये भी नहीं लिखा था कि 10 साल में हमने भारत को बेच दिया। मैं तो सारी बातें करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। मोदी जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो फैसला था इनकी सरकार का कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, निजी हाथों में रेलवे को सौंप दिया जाए। सबसे पहले इन्होंने रेल को बेचने का काम किया। रेल बेची, रेलवे स्टेशन बेचे। उसके बाद साथियों, जो संस्थाएं पैसा कमा के दे रही, एक एक करके सारी संस्थाएं इन्होंने अंबानी को, अडानी को, टाटा को देने का काम किया। उसके बाद इन्होंने हवाई कंपनियां बेची, हवाई अड्डे बेच दिए। उसके बाद इंश्योरेंस बेच दी और इंश्योरेंस के बाद इन्होंने बैंक बेचे। बैंक के बाद इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा जो 2 व्यक्तियों के सर पे था, वो पैसा वसूलने के बजाय
अंबानी और अडानी का 16,000 रुपए करोड़ का कर्ज माफ करने का काम किया। जहां इन्होंने उनका कर्ज माफ किया, वही देश के लोगों के सामने सत्ता में आने से पहले 2014 में बहुत बड़े बड़े वायदे इन्होंने किए थे। 4 प्रमुख ऐसे वायदे थे, अगर वो चारों वायदे पूरे कर देती भाजपा की सरकार, तो देश के हर नागरिक को कोई ना कोई सुविधा जरूर मिलती, हर नागरिक कहीं ना कहीं संपन्न हो जाता। आप याद करो 2014 में मोदी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 70 साल में कांग्रेस के लोगों ने जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, मैं वो सारा पैसा वापस लेकर के आऊंगा। और बड़े दावे के साथ मोदी जी कहते थे बैंकों में खाते खुलाओ, सबके खाते में 15-15 लाख जमा करा देंगे। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा वायदा था, हर आदमी इस बात से प्रभावित होता था। साथियों, मैं पिछले साल 24 फरवरी से हरियाणा प्रदेश से परिवर्तन यात्रा को लेकर के निकला था। मैंने पैदल यात्रा करी थी 4200 किलोमीटर, 6 महीने 11 दिन चला था। 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मिलकर के आया था। जब मैं गांव में गया था तो गांव के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं थी। 80% गांव ऐसे थे हरियाणा प्रदेश के जहां पीने के पानी की भी किल्लत और दिक्कत थी। 80% से गांव के ऐसे स्कूल थे जिनमें मास्टरों की कमी की वजह से स्कूलों के ताले लग रहे थे। जहां किसी गांव में पीएचसी, सीएचसी, डिस्पेंसरी बनी थी, चौटाला साहब के समय में डॉक्टर और स्टाफ की कमी की वजह से वो सारे के सारे बंद हो चुके थे। सारी सड़कें टूटी हुई है। मैं जब गांव के बुजुर्गों से मिला, जब मैंने उनके साथ बैठ करके बातचीत करी, उनसे पूछा कि सरकार बनने के बाद क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान हुआ, सामने से बुजुर्गों ने चल करके कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बना दी। उस प्रॉपर्टी आईडी कार्ड के अंदर हमारी पेंशन कार्ड दी सरकार ने। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी थी उसको इस सरकार ने काटने का काम किया। गरीब के मोहल्ले में बैठ करके जब गरीब आदमी के साथ बातचीत करी, उसने कहा कि हमारा पूरा कार्ड काट दिया, राशन कार्ड काट दिया। गांव के लोगों से जनरल जब बात करी कि मोदी जी के वायदे के अनुसार आपके खाते में 15 लाख रुपए आने चाहिए, मुझे कोई एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि मेरे खाते में कोई पैसा सरकार की तरफ से आया। पुराना तो बड़ा गांव है, हमारे गांव में तो सबके खाते में 15-15 लाख आ गए होंगे। आए कि नहीं आए? किसी के खाते में कोई एक नया पैसा नहीं दिया। प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई इस तरह से झूठा वायदा करता है तो न केवल प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कम करता है, बल्कि देश को दुनिया के सामने कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करता है। दूसरा वायदा उससे भी बड़ा था। किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। ये भी कहा था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। वायदा ये भी किया था कि सरकार बनने के बाद 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को हर साल रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। वायदा ये भी किया था कि महंगाई कम कर दूंगा। मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं, महंगाई पहले से कम हुई है कि ज्यादा हुई है? महंगाई बढ़ गई। महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा बहुत बढ़िया था, लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज इस किस्म के हालात हैं कि बेटियां स्कूल में भी जाती है तो माँ बाप इस बात की चिंता करते हैं कि पता नहीं कैसे सुरक्षित लौटेगी इतने। आज बेटियां स्कूलों में सुरक्षित नहीं है। आज बेटियां नौकरी अगर करती है कहीं तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। हमारी खिलाड़ी बेटियां
आज खेल के मैदान में जाए तो उनको भी माँ बाप को चिंता रहती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस तरह से खेल के मैदान से वापस आएगी। यहां तक भी हमारा एक स्पोर्ट्स का मिनिस्टर था, उसके डिपार्टमेंट में एक लड़की कोच लगी हुई थी, जूनियर कोच थी, जो टेम्परेरी लगी हुई थी। उस लड़की ने अपने बॉस के सामने, अपने मंत्री के सामने, एक खिलाड़ी के नाते उससे उसने रिक्वेस्ट करी कि मैं इसे गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मुझे परमानेंट किया जाए, मेरी नौकरी पक्की की जाए। उस बच्ची को उसने अपने घर बुलाया और घर बुला करके उसके साथ दुराचार करने की कोशिश करी। जब उस लड़की ने उस बात का विरोध किया और विरोध करके जब उसने आकर के सरकार के सामने सारी बात रखी, होम मिनिस्टर से मिली, मुख्यमंत्री से समय मांगा, उन्होंने बात सुनने की बजाय उसे डराने का काम किया। उसे कहने लगे तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, तेरे को मार दिया जाएगा। और लड़की मेरे पास आई, उसने जब मुझे अपनी बात बताई सारी, मैंने प्रेस के रूबरू सारी की सारी बातें करी। उसी वक्त मुख्यमंत्री से समय लिया और मुख्यमंत्री से कहा कि इस लड़की की बात सुनी जाए, अगर नहीं सुनोगे तो मैं इस लड़की को लेकर के तुम्हारे घर के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने समय तो दे दिया, लेकिन उस लड़की के साथ न्याय नहीं किया। हमने विधानसभा में उस इश्यू को उठाया, मुख्यमंत्री ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उस मंत्री का पक्ष लिया और पक्ष लेकर के विधानसभा में ये कहा कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी मैं तब तक इसको मंत्री पद से नहीं हटाऊंगा। कहते हैं परमात्मा के घर देर जो है अंधेर नहीं है। जिस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ न्याय नहीं किया, परमात्मा ने उसको उस पद से मुक्त कर दिया कि नहीं कर दिया मनोहर लाल खट्टर को पद से मुक्त। जहां साथियों इन्होंने कानून व्यवस्था खत्म कर दी, वहीं पढ़े लिखे बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आज इसलिए हरियाणा प्रदेश से लाखों की संख्या में बच्चे जो अपना घर बार, परिवार, माँ बाप सब छोड़ करके विदेशों में चले गए। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों बच्चे ना निकल गए। सरकार पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि रोजगार और नौकरी हमें यहां मिलेगी। इसलिए बच्चे घर छोड़ छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं। हमारे गांव से भी चले गए होंगे, 400 बच्चे चले गए और जाने की फिराक में होंगे, और बहुत सारों ने भी अप्लाई कर रखा होगा कि किसी तरह हुंडी से प्रदेश से बाहर निकल करके कहीं अपना रोजगार करें। वही साथियों आज हर वर्ग के लोग जो इस सरकार से दुखी हो गए, परेशान हो गए। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हर कोई चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इस सरकार को बदल दिया जाए। मैं जब यात्रा पे था, हर आदमी चाहता था कि सरकार बदली जाए। अब चुनाव आ गया, सरकार को बदलने का समय आ गया। मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं, आप भी सरकार को बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? बदलना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ खड़े करो कि हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। अगर सरकार को बदलना है तो फिर अपने और पराये की पहचान करनी पड़ेगी, और अपने और पराये की पहचान करने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। साथियों याद करो, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर भी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा। ये नवीन जिंदल भी 10 वर्ष तक कुरुक्षेत्र से सांसद रहा। 10 वर्ष हो गए कुरुक्षेत्र को छोड़ करके गए हुए, ये कह करके छोड़ के गया था कि मैं दोबारा राजनीति नहीं करूंगा। माजरा जी बता रहे थे कैसे डरा के, धमका करके, पैसे लेकर के फिर से मैदान में उतार दिया। मैदान में उतार दिया, लेकिन हालत देखो कैसी कर दी भाजपा ने इसकी। ये वो व्यक्ति है जिसके अपने पर्सनल हवाई जहाज है, जिसके अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर हैं, जो लग्जरी गाड़ियों में चलता है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, महीने में 25 दिन विदेश में रहता है, विदेशों में कारखाने लगा रखते हैं।
जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आज उस ऐश्वर्याराम बड़े आदमी को इस भारतीय जनता पार्टी ने पल्लेदार बना दिया। पल्लेदार बन गया कि नहीं बन गया? ये बोरी उठा के ट्रक में धरा था कि नहीं धरा था? 20 साल ये 10 साल एमपी रहा। उस 10 साल के दौरान कभी आपके गांव में एक बार भी आया क्या? कभी देखा आपने अपने गांव के अंदर? 20 साल हो गए, जनरेशन निकल जाती है 20 साल में। ये लोग कभी भी आपके बीच में नहीं आए। हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 10 साल और निकल गए। 20 वर्षों में हुड्डा भी कभी आया कि नहीं आया तुम्हारे गांव में? हुड्डा भी नहीं आया। मनोहर लाल खट्टर तो 9.5 साल में कई गेड़े मार गया होगा थारे गांव में, वो भी नहीं आया। अब जो आप पार्टी का उम्मीदवार है वो तो बेचारा हरियाणा का रहने वाला भी नहीं है, दिल्ली का रहने वाला है, उसका तो कोई वास्ता ही नहीं है। वो तो हरियाणा के अंदर कितना लंबा आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। 13 महीने तक लोग अपना सब कुछ छोड़ करके दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। एक दिन राज्यसभा में आपके लिए नहीं बोला, एक दिन भी ये नहीं कहा कि हरियाणा के किसान के साथ, देश के किसान के साथ कोई अन्याय हो रहा है। अब आपके बीच में आकर के दाव लगाना चाहते हैं। अगर आपका अपना कोई है, आपका अपना कोई था, आगे आपका अपना कोई होगा तो इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी होगी। आप याद करो, चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बनते थे तो आपके गांव में आते थे या नहीं आते थे? आए कि नहीं आए तुम्हारे धुराना गांव में? बहुत बार आए चौधरी देवीलाल। और चौटाला साहब आए कि नहीं आए? चौटाला साहब भी अनेकों बार आए। जब भी आपने गांव के लोगों ने अपनी पंचायत की तरफ से कोई भी डिमांड उनके सामने रखी, सत्ता में रहते हुए उन्होंने तुरंत आदेश दे करके आपके द्वारा रखी गई सारी मांगों को पूरा करने का काम किया। जहां चौटाला साहब आए वहां मुझे भी जब जब मौका मिला मैं भी आपके बीच में होकर के गया हूं। आया हूं कि नहीं आया हूं मैं भी आपके गांव में? तो फिर यही पहचान करने की जरूरत है कि आपका अपना कौन है, कौन आपके बीच में रह सकता है, कौन आपका टुकड़ा साथी है, किसने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे कोई नरेगा के मजदूरों की मजदूरी कम की जा रही थी, उनके 100 दिनों से घटा करके 25 दिन किए जा रहे थे, चाहे उनका अनाज कम किया जा रहा था, चाहे साथियों आपके आशा वर्कर और आंगनबाड़ी की वर्करें पक्का करने के लिए अपनी डिमांड कर रही थी। अगर किसी ने पूर्ण रूप से इनका सहयोग और समर्थन करने का काम किया, साथ देने का काम किया, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। जहां बार हमने सहयोग और समर्थन किया वहीं विधानसभा में सरकार को घेरने का काम किया। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ सकता हूं, अगर आपको लगता है कि मैंने अब तक आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी है, विधानसभा के बाहर भी लड़ने का काम किया, तो फिर 25 तारीख को एक मोहर ऐनक के निशान पे लगा करके मुझे अपने गांव से ज्यादा मतों से जिताने का काम करना। जिता दोगे ज्यादा से ज्यादा वोटों से, जिस दिन ये पहचान कर लोगे कि अपना कौन है और पराया कौन है, मैं एक बात सुन के कह सकता हूं, फिर मुझे वोट नहीं मांगना पड़ेगा। और फिर ये जो 2 सेठ हैं आपके बीच में, ये सेठ फार्म भरने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, फिर से दिल्ली बैठ जाएंगे जाकर। ये समझने की जरूरत है कि लड़ाई आज किसकी है। कमेरे और लुटेरे के बीच में लड़ाई है। ये 2 लुटेरे हैं जो पैसे के बलबूते पे कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र का ईमान लूटने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि लुटेरों को खाली हाथ भेजने का काम करोगे। आज जो साथी है कि जेजेपी छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुआ, इसका स्वागत करता हूं। और गांव के अंदर जो भी आज कोई जेजेपी में है, जिस किसी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसको निमंत्रण भी देने आया हूं, उससे कहने भी आया हूं कि आज भी अगर आप उनके साथ खड़े हो, आज भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मानते हो, तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को, उनकी लेगेसी को कुछ आगे बढ़ा सकता है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बढ़ा सकती है। आप घर वापसी करो,
हम आपको पहले भी मान सम्मान देते थे, आगे भी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा जो साथी आज किसी वजह से भटके हुए हैं वो फिर घर वापसी करेंगे और पार्टी के संगठन को और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यही बात आपसे कहने आया था, आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।